Welcome back after the break. You're watching Rajya Sabha TV's special election coverage where the third and the largest phase of the Lok Sabha election 2019 began at 7 this morning, and polling is taking place in 117 seats across 13 states and 2 union territories. We'll get you all the election related news and details from our reporters who are there on the field, and analysis by the experts joining us in the studio. I'm Ashwada Kapoor with you. एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और ख़ास पेशकश हमारी लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव का आज तीसरा चरण है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव का सफ़र अब तीसरे चरण में पहुंच गया है। जो भी अपडेट इससे जुड़ा है और बड़े बड़े दिग्गज भी आम लोगों के साथ किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं वो भी हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं, और इस चरण से जुड़े तमाम किस तरह के पहलू हैं, किस तरह के समीकरण हैं और ये चरण अपने आप में कितना बड़ा मैसेज लेकर आगे जाएगा, ये जानने की कोशिश भी हम करेंगे। आइए फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। 13 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। गुजरात और केरल की सभी सीटों पर मतदान। करीब 19 करोड़ मतदाता 1640 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के मतदान केंद्र में डाला वोट। मतदाताओं से रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने की अपील। तीसरे चरण में गांधीनगर से अमित शाह और वायनाड से राहुल गांधी की किस्मत का होगा फैसला। केंद्रीय मंत्री आनंद गीते, श्रीपद यसो नाइक, जसवंत सिंह, सामुन भाई भाभोर, अनंत कुमार हेगड़े, की अल्फोंस और संतोष गंगवार भी मैदान में। दांवों पर मल्लिकार्जुन खड़गे, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, सुप्रिया सुले, जयप्रदा और अभिजीत मुखर्जी समेत कई दिग्गजों की किस्मत। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। तीसरे दौर में पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर केंद्रीय बलों की 324 कंपनियां तैनात। ओडिशा विधानसभा की तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए मतदान। गुजरात की 4 और गोवा की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। श्रीलंका में हुए भीषण धमाकों के बाद आपातकाल लागू। सरकार ने आतंकी हमले के लिए स्थानीय जिहादी गुट नेशनल तौहीद जमात को ठहराया जिम्मेदार। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा 7 आत्मघाती हमलावरों ने 8 सिलसिलेवार धमाकों को दिया अंजाम। धमाकों में मरने वाले भारतीयों की तादाद बढ़कर हुई 8। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। गोमती मारीमुथु ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ और तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। भारतीय एथलीटों ने सोमवार को 2 स्वर्ण के अलावा 1 रजत और 2 कांसे समेत जीते कुल 5 पदक। तो आज तीसरे चरण की वोटिंग से जुड़ा पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ इस समय 4 संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। गुजरात की जो जानकारी है वो हम तक पहुंचा रहे हैं रवींद्र सिंह श्योरान, साथ ही बिहार का हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। इसके अलावा केरल की जानकारी दे रहे हैं रजत केन और साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं नवविक्रम सिंह। तो कड़ी सुरक्षा के बीच और साथ ही हम आपको बता दें आदित्य फडणवीस वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई है स्टूडियो में, जो इस चुनाव से जुड़े तमाम पहलू पर अपना नजरिया हमारे सामने रख रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 117 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही ओडिशा विधानसभा के तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। तीसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे तक होगा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर इस चरण में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बुजुर्ग भी पीछे नहीं दिख रहे हैं और पहली बार जो युवा वोट डालने आ रहे हैं उनमें भी मतदान को लेकर काफी उत्सुकता है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। आज जिन 117 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें पूर्वी त्रिपुरा की एक सीट भी शामिल है, जहां पहले चरण में 18 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन सुरक्षा वजहों से इसे टाल दिया गया था।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 117 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। गुजरात और केरल की सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है। करीब 19 करोड़ मतदाता 1640 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। मतदान के सुचारू संचालन के लिए 2,10,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर आज वोटिंग पूरी हो जाएगी। वहीं केरल की भी सभी 20 सीटों पर मतदान का काम आज पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटें इस चरण में शामिल हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 सीटें इस चरण में शामिल हैं। वहीं असम की भी 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव की एक सीट पर भी मतदान हो रहा है। इसके अलावा तीसरे चरण में पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। साथ ही ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इस दौर में विधानसभा की 42 सीटों पर मतदान हो रहा है। ओडिशा में पहले चरण में 28 और दूसरे चरण में 35 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं बिहार में तीसरे चरण में झांझरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। राज्य में तीसरे चरण की 5 सीटों पर 82 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 88 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे। बिहार की राजनीति में मधेपुरा की सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है और इस बार इस सीट पर पप्पू यादव और शरद यादव के बीच सियासी जंग है। बिहार में मधेपुरा लोकसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार शरद यादव को जन अधिकारी पार्टी के नेता मौजूदा सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर इस चरण में बिहार की मधेपुरा सीट पर भी सबकी निगाहें और वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, जाहिर तौर पर यह हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। बिहार में मतदान कैसा है? आपके पीछे हम बड़ी संख्या में महिलाओं को भी देख पा रहे हैं और साथ साथ बताइए, एक अलग लड़ाई अपने जीवन की, राजनीतिक जीवन की एक अलग लड़ाई शरद यादव इस सीट से लड़ रहे हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, पहले तो प्रीति आप मेरे पीछे देख लीजिए कि सुबह से ही यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं और लंबी कतारें लगने का यह मतलब नहीं कि बूथ यहाँ कम है। यहाँ इस परिसर में 4 बूथ हैं, तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 के करीब मतदाता हैं और 7 बजे से ही सारे लोग आना शुरू हो गए और यह आना शुरू होना इस बात की इजहार करता है कि जागरूकता यहाँ काफी है और जिस तरह का संघर्ष आप देख रहे हैं कि शरद यादव अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, पप्पू यादव जो यहाँ के सिटिंग एमपी थे, पप्पू यादव भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे शरद यादव को हटा दें। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा पोल है जेडीयू का। जेडीयू ने दिनेश चंद्र यादव को खड़ा किया और दिनेश चंद्र यादव भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शरद यादव और पप्पू यादव के बीच लड़ाई काफी ठन जाती है तो उसका फायदा दिनेश चंद्र यादव को मिले। लेकिन इन सारे टकरावों के बीच जो सबसे अहम बात है कि मधेपुरा का जो यह इलाका है, यह इलाका अपने मामले में पूरे भारत में विख्यात रहा है क्योंकि यहीं के बीपी मंडल थे जिन्होंने मंडल आयोग की अध्यक्षता की और मंडल आयोग की रिपोर्ट आई जिसके बाद से भारत में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई। तो इस मामले में मधेपुरा बहुत ही फेमस है और मधेपुरा के लोग, आप कहीं भी किसी के सामने भी माइक लगाइए, वे बोलने से हिचकिचाते नहीं है, पूरी साफगोई से अपनी बातें कहते हैं। हालांकि वे यह नहीं कहते कि वे किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन साफगोई से अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो शिकायतें हैं वो व्यक्त करते हैं। और मधेपुरा में यह भी आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि यहाँ जो जातीय संरचना है, मानते हैं कि एक खास जाति यादव जाति का यहाँ ज्यादा वर्चस्व है, लेकिन अन्य जातियां भी हैं, यहाँ अगड़ी जातियां भी हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं, यहाँ ईबीसी भी हैं। तो एक मिश्रित संरचना है मधेपुरा की और मिश्रित संरचना के बीच मधेपुरा अगर विकास के स्तर पे आप देखेंगे तो मधेपुरा विकास के स्तर पे बहुत अच्छा नहीं है। बिहार के अन्य इलाकों में खास करके अवसंरचना के मामले में जो सड़क संपर्क है उसके मामले में काफी अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन मधेपुरा को देखने से यह लगता है कि मधेपुरा किसी मामले में पिछड़ा रह गया है। तो ये एक थोड़ा सा आश्चर्य की बात है, एक विरोधाभास है कि मधेपुरा राजनीतिक रूप से जिस तरीके से जागृत है उस तरीके से यहाँ जो आर्थिक विकास है, यहाँ जो संरचना का विकास है वो विकास नहीं हुआ है।
मैं सुबह से ही बात कर रहा हूं लोगों से, लोगों के मन में ये बात है, विकास की बात भी है, लोगों के मन में रोजगार की बात भी है, और लोगों के मन में यह भी है कि जो अच्छी सरकार दे सके, केंद्र सरकार के लिए ये लड़ाई है। तो ये सारी बातें लोगों के मन में है और लोग खुलकर अपनी बातों का इजहार कर रहे हैं प्रीति। लेकिन जो एक और बड़ी बात यह है कि मधेपुरा के साथ सुपौल जुड़ा हुआ है। सुपौल में जो पप्पू यादव आरजेडी के खिलाफ हैं, वही सुपौल में उनकी पत्नी जो है रंजीत रंजन, वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, जैसा कि आप जानती हैं। तो एक कंफ्यूजन मधेपुरा और सुपौल को लेकर भी है कि जो मतदाता अगर पप्पू यादव को यहाँ वोट देंगे तो वो सुपौल में क्या करेंगे, उनके जो अपने मित्र बंधु हैं जो उस तरह के विचार रखते हैं। तो यह एक बड़ी रोचक स्थिति है कि पति अगर महागठबंधन के खिलाफ है, पत्नी महागठबंधन में शामिल है, तो यह भी एक रोचक मुकाबला है। इसके अलावा जो आप झंझारपुर है, झंझारपुर की सीट रही है अभी तक बीजेपी के हाथ में। झंझारपुर की सीट बीजेपी ने जेडीयू को दे दी है। अब जेडीयू को यह देखना है, जेडीयू इस बात के पूरे प्रयास कर रहा है कि जो बीजेपी की पूरी सीट, पूरे जो मतदाता थे, बीजेपी के पूरे वर्कर थे, वो पूरे वर्कर हमको सहयोग दे। तो यहाँ एक रोचक स्थिति है। उसके अलावा जो खगड़िया सीट है, खगड़िया सीट एलजेपी के खाते में रही है। खगड़िया सीट के बारे में भी है कि अब एलजेपी उसको हंसी आती है कि नहीं हंसी आती, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में ईबीसी का पॉपुलेशन है। तो ये एक बड़ा रोचक मुकाबला है और यह मुकाबला इस बात को जाहिर करेगा कि पूरे बिहार में जो आगे आने वाले जो 4 चरण के चुनाव हैं, उन 4 चरण के चुनाव में यहाँ के जो सामाजिक समीकरण है वो किस तरह से बर्ताव करेंगे। Right, Akhilesh, you stay with us. Let's go to our expert in the studio, Aditi Furnace, for a reaction on this. Aditi, now as far as Bihar is concerned, 5 of the 40 seats in the state are going to polls today, but of course all the attention is today focused on Madhepura, because this is one of the most interesting contests that we are seeing in this phase, and it will also decide the future, the political future of Sharad Yadav, with the Chief Minister personally making sure that he camps in the area, he held rallies. So he's made this a very prestige issue. Well, Madhepura, as you know, used to be Lalu Prasad's constituency, and after that, because he's in jail, now you have the entire panoply of non-BJP people contesting that one seat. And as you say, it's a very interesting seat because Sharad Yadav was part of the Janata Dal United. When Janata Dal United rejoined the BJP, Sharad Yadav stayed out and split from the Janata Dal United. And so it's very interesting that the Chief Minister should make it a personal matter of personal prestige to make sure that Sharad Yadav is defeated. But Aditi, it seems that this entire area and these 5 seats in particular that we are talking, it seems it's very personality driven. I mean, caste is of course one of the factors here, but it seems the rest of the issues somehow die down in the personalities and due to the caste factor. Well, I think both are important. Personalities are very important, but in all over India, social identity is possibly more important than personalities. And sometimes you do have a situation where caste is not overtly addressed, but is very much present in the background. All right. And Aditi, will come back to you because we need to talk about Kerala as well. Of course, all the 20 Lok Sabha seats in Kerala also voting today in the third phase of elections. And 227 candidates are in the fray for the 20 seats that are going to polls today. Over 2 crore 61 lakh voters will exercise their franchise at 24,970 polling stations across the state. And of course, all eyes are on Kerala's Wayanad parliamentary constituency, from where Congress President Rahul Gandhi is contesting, of course, besides Amethi in Uttar Pradesh. And the main contest in the state is believed to be between the Congress-led UDF and CPIM-led LDF. However, BJP has emerged as a key third player in the state. The BJP is looking to improve and widen its footprint in the state in this election. All right, Aditi, looking at Kerala, of course, all these years we have seen this two-way contest, UDF versus LDF. BJP trying to, make inroads into the state of Kerala again. But it'll be interesting to see, will Thiruvananthapuram probably will be the seat from where the BJP will win this time? Well, it's a matter of guess. Last time the margin of victory of Mr. Shashi Tharoor was quite narrow.
and BJP has put up a very well-known candidate against him this time. Yes. As you know, the candidate resigned from the governorship to contest the election. Whether that is right or wrong is a matter of opinion. Personally, I don't think governors should be asked. They're supposed to be non-partisan participants in politics, and they should not be asked to become governors and then give up governorship and jump back into active politics. But that's a matter of opinion. Mr. Rajashekaran is very popular Yes. in that area, Yes. and it's going to be pretty difficult this time. Absolutely. So I don't know, maybe BJP will open its account with that seat, or maybe the Kannur seat, or maybe even the Wayanad seat, although it looks a bit unlikely at the moment. Indeed, Saffron Party looking to wrest Thiruvananthapuram from Congress's Shashi Tharoor. Our colleague Rajat Ken is joining us from Thiruvananthapuram there. Rajat, what is the mood there? We understand, all eyes are on, especially this particular constituency, because it is a battle, very interesting battle playing out as far as theoretical things are concerned. Saffron Party hoping that it can wrest Thiruvananthapuram from Shashi Tharoor. Tell us about the mood there of the voters. Well, Aishwarya, ever since the entry of Rahul Gandhi in the electoral fray in Kerala, the elections have become perceptive. Now, it's a battle of three very separate narratives. On one hand, you have the UDF that is led by the Congress party. And if you look at Kerala's political figurative history, then we have seen that every alternate elections, be it the state election or be it the Lok Sabha elections, we have seen the LDF and UDF actually changing hands in terms of the number of seats. Now, in 2009, UDF, which is led by Congress, won 16 seats and LDF won 4 seats. In 2014, Kerala was one state where Congress did fairly well. I mean, comparing its national-wide picture, it got 44 seats, and out of that, 10 seats it got from Kerala. So clearly, Kerala is important for Congress scheme of things, and over here, it was UDF, it got 12 seats. So by and large, it was a majority comparing the LDF. Now, with Rahul Gandhi in fray, of course, Wayanad is one seat which has been that's been closely monitored by analysts. If you speak to any Congress worker, they'll say it's a question of the margin of victory over there. If you speak to the left has actually imported candidate from the Malappuram district, which is the neighboring district. So clearly, even left have to find a very suitable, or for that matter, a strong candidate to contest against Rahul Gandhi. They're not interested to give him a walkover. On the other hand, BJP and BDJS, which is their ally, and they have had a fair amount of success in 2016 assembly polls, they have. Besides Wayanad, there are 3 seats which are also being carefully monitored. One, of course, happens to be Thiruvananthapuram, which is happening a very good mouth-watering triangular contest between Congress parties. Shashi Tharoor, he is a popular face here. He's seen as a highly educated, urban person. He has been to UN, he's been UN General Secretary, he's been Union Minister, he's suave, he's outspoken. Definitely is seen as that sort of urban persona. On the other hand, then we have C. Divakaran of the LDF. He's a tall personality here. He is popular in certain constituency, but LDF hasn't done really well in Thiruvananthapuram for last 3-4 elections. Then we have BJP's Rajashekaran, Kumaran Rajashekaran. He is a popular candidate. He is gaining traction among the among the working class. Now, these are the votes which usually goes to left. Will he be able to pull that vote towards himself, towards the BJP? That is something which obviously would be interesting to note once results are clear. So contest here in Thiruvananthapuram is actually interesting. बहुत अच्छे से आपने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह की लड़ाई केरल में दिख रही है, और क्योंकि पूरा केरल आज वोटिंग कर रहा है। आपने सुबह थोड़ी सी नाउम्मीदी दिखाई थी कि केरल बहुत अच्छे परसेंटेज हमेशा केरल से सामने आता है, लेकिन सुबह उतना उत्साह नहीं दिख रहा था। अब आप थोड़ा हमें बताइए कि अब कैसा उत्साह है लोगों में, क्या लाइनें लगनी शुरू हुई हैं? और दूसरी बात, हमने देखा अगस्त महीने में केरल एक बेहद भीषण बाढ़ से उभरा है और धीरे धीरे जिंदगी वहां पटरी पर आई। जानना चाहूंगी क्या केरल के मुद्दे उस बाढ़ के बाद, क्योंकि ये भी कहा गया तमाम जो वर्ग हैं, तमाम दल हैं, तमाम पार्टियां वो एकजुट हुई इस विनाशकारी बाढ़ के बाद, क्या केरल
अब उस पॉलिटिकल मूड में इस बाढ़ के बाद आ पाया है? क्या लोग उस मूड में आ पाए हैं? इसीलिए इस चुनाव को लेकर थोड़ा सा नजरिया केरल के लिए अलग भी हो जाता है। अगर इस बारे में भी आप बताएं तो। जी प्रीति, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। मैं पहले आपको, यू कट मी शॉर्ट, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट बिसाइड्स तिरुवनंतपुरम देयर वर टू अदर सीट्स, Pathanamthitta where Sabrimala shrine is located and the other one is interesting contest. जहाँ तक इशू की बात हुई है यहाँ पे डेफिनेटली बाढ़ का एक काफ़ी बड़ा इशू रहा है और उसमें जो है ओपिनियंस डिवाइडेड हैं कि क्या एलडीएफ जो कि यहाँ पे इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, लेफ्ट पार्टी रन गवर्नमेंट है, क्या उसने बाढ़ में अच्छा काम किया। कई लोग बोलते हैं हाँ बाढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ लोगों को अभी भी शिकायतें हैं। देखिए, नेचुरल कैलामिटी जब भी आती है ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग हैं वो जो है नाखुश रहते हैं, तो ऐसे में लोकल मुद्दे डेफिनेटली यहाँ पे इस चुनाव में हावी हैं। और हम अगर साउथ की बात करें, खासकर कि हम पौंडीचेरी, केरला और तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पे जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपस में जो दो बड़े गुट हैं, चाहे एलडीएफ यूडीएफ केरला में हो, चाहे एडीएमके और डीएमके तमिलनाडु में हो, अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं, तो जो रीजनल इश्यूज हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, वो हमेशा चुनावों में हावी रहते हैं। केरला में भी यही देखने को मिल रहा है। प्रीति। All right, Rajat, you stay with us. Aditi, speaking about, as Rajat was also telling us, that the regional issues are the most important in especially the southern state. He's talking about Kerala here, of course. But speaking about Congress party in Kerala, it has more or less has been working like a regional party in Kerala. With that background, we'll just come back to you, Aditi. Right now, we are getting those shots of Amit Shah casting his vote. Remember, early in the morning, we saw Prime Minister Narendra Modi in Ahmedabad. He cast his vote early in the morning and he was accompanied by Amit Shah. And now Amit Shah is here and he is casting his vote from Gujarat. And he is, of course, one of the prominent faces in the election as well. And he's also exercising his franchise. Aditi, before we talk of Kerala, those very interesting visuals, Amit Shah casting his vote early in the morning. We saw PM Modi as well. So BJP leaders there giving a very widespread message that, they are actually setting an example. When PM Modi tweets that he urges voters to go out in large numbers and cast his vote. Not only is he tweeting, he's also, setting an example for rest of the party workers and for the people of the country to follow. ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक तरह से देश के लिए परीक्षा और गुजरात में भी कड़ी परीक्षा अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि दोनों का ये गृह राज्य है और आज एक साथ पूरा गुजरात वोटिंग के लिए निकल रहा है। सभी 26 सीटों पर मतदान हो रहा है और यहाँ हमें अमित शाह अब वोट डालने के बाद एक तरह से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए देखना होगा कि इस बार कितनी बड़ी विक्ट्री उनकी झोली में आती है, क्योंकि क्लीन स्वीप पिछले चुनाव में बीजेपी की तरफ से हुआ गुजरात में और सभी 26 सीटें बीजेपी की झोली में आई। इस बार किस तरह का मुकाबला है वो हम समझेंगे। अदिति हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, गांधीनगर की अगर बात करें तो अमित शाह ने बोला कि ये मेरा सौभाग्य है कि आडवाणी जी की जो राजनीतिक विरासत है उसे अब मुझे संभालने का मौका मिल रहा है। गांधीनगर में किस तरह का कॉन्टेस्ट आप देख रही हैं अमित शाह के लिए, और अब आडवाणी के दौर के बाद अब अमित शाह का दौर? मेरे ख्याल से कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं। अमित शाह वैसे भी बहुत बड़ी मार्जिन से जीते हैं पिछले कई चुनावों में, और इस बार भी मुझे लगता है कि कोई मेरे ख्याल से दो राय नहीं है कि उनकी मार्जिन पहले से भी बड़ी होगी। जहाँ तक आडवाणी जी का सवाल है, आडवाणी जी को अगर बदलना था तो मेरे ख्याल से किसी भी छोटे लेवल के या बूथ लेवल के बीजेपी के वर्कर से नहीं बदल सकते थे। और ये योजना काफ़ी दिनों से बन रही थी कि आडवाणी जी की जगह अमित शाह जैसा प्रदेश का अध्यक्ष, मतलब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और प्रदेश का इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा दिग्गज नेता ही उनकी जगह ले सकता है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई कंट्रोवर्सी, कोई टिप्पणी करने वाली बात भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमित शाह पूरी तरह से वहाँ से जीतेंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने मुश्किल से एक दिन कैंपेनिंग की होगी, शायद वो भी ना की हो। और लोग वहाँ पर बेड़ा संभाल रहे हैं और जीतेंगे तो अमित शाह, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो अमित शाह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर लिया है। गांधीनगर से खुद वो चुनाव मैदान में इस बार गुजरात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब अमित शाह ने भी वोटिंग कर दी है। पूरा गुजरात वोटिंग कर रहा है, लेकिन एक और राज्य है जो तीसरे चरण में वोटिंग कर रहा है। महाराष्ट्र में 14 सीटों पर आज लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है और तीसरे चरण में 14 लोकसभा सीटों पर 19 महिलाएं भी हैं और कुल 249 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहाँ बारामती लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 4 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पुणे और माणा लोकसभा में सर्वाधिक 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 9 उम्मीदवार सतारा लोकसभा चुनाव सीट से मैदान में हैं। तीसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। राज्य की सीमाओं पर भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है। And let's speak about Maharashtra with our guest here. Aditi, speaking about Maharashtra, of course, all the 14 seats that are voting in the third phase, many of them actually fall in the sugar belt. How do you look at the contest in this third phase in Maharashtra? It's very interesting because Madha is the place where originally Nationalist Congress Party Supremo Sharad Pawar was to contest. As you know, Madha is the seat he represented between 2009 and 2014, and the sitting MP from the NCP was ready to give up his seat to make way for Sharad Pawar. It seems, this is unconfirmed, but it seems that Sharad Pawar had did some initial surveys and found that perhaps the result would not be so much in favor of NCP, and at the last minute changed his mind. Many of his members, many members of his family who are contesting from NCP seats are also contesting from this area, and that election will be over today. Pune, for instance, is a very, very important seat, both for the BJP as well as for the NCP, and some Congress candidates are also contesting from this area. All right, a very interesting contest there. And one of course, the states that we really need to talk about is Karnataka, where voting for the remaining 14 seats is underway at the moment, and fate of 237 candidates will be decided today by over 2.39 crore voters. There are 27,776 polling booths that have been set up by the Election Commission. Polling in the second leg stations is mostly being held in the northern belt of the state, covering the entire Hyderabad, Karnataka and Mumbai, Karnataka region. Couple of central districts and coastal Kannada as well. The BJP is contesting on all the 14 seats. Congress and JDS that are facing the polls in alliance have fielded their candidates in 12 and 2 constituencies respectively. Speaking about the key candidates here, well, key constituencies include Gulbarg, where Mallikarjun Kharge is pitted against Umesh Jadhav, who ahead of polls joined the BJP, quitting the Congress and as an MLA. Shimoga, where former Chief Minister Yediyurappa's son B.Y. Raghavendra is pitted against another former Chief Minister S. Bangarappa's son Madhu Bangarappa. And from Uttar Kannada constituency, Cabinet Minister Anand Kumar Hegde is contesting against JDS's Anand Asnotikar. तो कर्नाटक की 14 सीटें हैं जो इस बार जहां पर वोटिंग हो रही है। अदिति, ये 14 सीटें किस तरह से मायने रखते हैं कर्नाटक में, और इस बार आप पहले भी हमें समझाते आई हैं कि इस बार किस तरह से समीकरण अलग हैं और किस तरह से साख देखती हैं आप अलग? देखिए, 2-3 सीटें हैं जिन पे खास नज़र रहेगी।
और उनमें से एक है शिमोगा, जो कि इलाका है कर्म भूमि है BS येदियुरप्पा की। शिमोगा, शिकारीपुरा और इस इलाके से इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है और उनका बेटा इस बार शिमोगा से लड़ रहा है। तो ये देखना होगा कि वहाँ से जीत होती है या नहीं। होनी तो चाहिए, लेकिन इस परिस्थिति में जहाँ जनता दल एस और कांग्रेस एक हो गए हैं, उनके सामने किस तरह की लड़ाई होगी। दूसरी सीट है गुलबर्गा की। गुलबर्गा में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे जो पिछली लोकसभा थी उसमें। तो वो वहाँ उस इलाके में वकील रह चुके हैं और ट्रेड यूनियन के लिए काफ़ी काम किया है उन्होंने। एक बीच में एक दौर था जहाँ ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनको ये सीट न मिले। और दूसरी बात ये है कि उनको मुख्यमंत्री बनना था कर्नाटक का और उनका नाम भी चला था बीच में, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। तो अब ये देखना है कि वो वहाँ से जीत के आते हैं या नहीं। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं BS येदियुरप्पा वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक की 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और येदियुरप्पा ने वोट डाला और उसके बाद वो लोगों के सामने हैं। तो जिस तरह से अदिति भी हमें बता रही हैं, अपने आप में काफ़ी मायने रखती हैं ये 14 सीटें। और कहीं ना कहीं हम देखें तो 6 सीटों पर लिंगायत समुदाय से ही उम्मीदवार उतारे हैं अलग अलग पार्टियों ने। तो एक बार फिर लिंगायत बनाम लिंगायत का मुकाबला कर्नाटक में इस बार भी देखने को मिल रहा है। अब अगर छत्तीसगढ़ का हम रुख करें तो इस चरण में लोकसभा की 7 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, जिन पर मतदान जारी है और जिनमें मतदान हो रहा है उनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और रायगढ़ की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कुल 123 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण में करीब 1,27,13,000 मतदाता 123 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। मतदान कराने के लिए 15,408 बूथ बनाए गए हैं और मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। और आदित्य, छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक तरह से माना यह जा रहा था लगातार, अगर विधानसभा की तरफ थोड़ा रुख करें तो कांग्रेस ने अब फिर से सरकार बनाई, एक नया उत्साह है। संगठन के स्तर पर बहुत ज़्यादा कमजोरी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मानी जाती रही कांग्रेस की, लेकिन फिर से अपने आप को मुकाबले में देख रही है। तो बीजेपी के लिए इस बार चुनौती माने या क्या माने? निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी ने जितने MPs थे सारे बदल दिए हैं। 10 MPs नए हैं वहाँ पर और 10 को एक तरह से शुरू से, मतलब अगर बीजेपी 10 नंबर पे थी तो उनको 1 नंबर से शुरू करना पड़ेगा काम। अच्छा, तो अब ये बहुत ही रोचक स्थिति है। थोड़ा मनमुटाव हुआ था कांग्रेस जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई थी, ये हम लोग को उम्मीद नहीं थी। और मतलब थोड़ा अचंभा भी हुआ कि इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली। उस समय मुख्यमंत्री को बनाने में थोड़ा मनमुटाव भी हुआ था। वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ज़मीन का है और ख़ास तौर से वन से लगी जो ज़मीन है उसका है। तो जनजाति वहाँ पर गांव देहात के इलाके में फॉरेस्ट लैंड में रहती है और फॉरेस्ट लैंड के प्रति केंद्र सरकार का रुख क्या रहा है ये बहुत साफ नहीं था। तो कांग्रेस ने इसी बात को लेके, इसमें जो कन्फ्यूजन था उसको लेके अपना घोषणा पत्र बनाया था और सारे जनजातियों में से पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस करके उनकी राय जान के फिर उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था। और एक कारण उनकी जीत का ये भी माना जाता है। तो ज़मीन से जुड़ी हुई जीत मानी जाती है उनकी। लेकिन अब ये देखना है कि अपने सारे चेहरों को बदल के जब बीजेपी 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नए चेहरे दे रही है तो उनका क्या हश्र होगा। Of course, Congress is buoyed by the
result that it had got in the assembly elections in Chhattisgarh. Now let's go across to West Bengal, because it is also voting today. 5 seats of the state are voting today in the third phase of Lok Sabha elections, and the constituencies that are going to polls today are Balurghat, Malda North, Malda South, Jangirpur and Murshidabad. And all the 5 seats are witnessing a 4-cornered contest between the Trinamool, the BJP, the Congress and the Left Front. An electorate of more than 8 lakh will decide the fate of 61 candidates in these parliamentary constituencies. The Election Commission has deployed a total of 324 companies of the Central Forces to cover over 92% of the polling booths in the 5 Lok Sabha constituencies. And besides general election observers and expenditure observers, the poll panel has for the first time deployed a special police observer as well. And in another first, VVPAT will be used in all the polling booths along with the EVMs. Aditi, speaking about West Bengal, of course, we've been discussing how this is probably one of the most bitter contest and a contest that is beset with violence and allegations, counter allegations flying thick and fast. And, Election Commission going out and making sure that free and fair elections are held. A special central observer, police observer were also deployed. This contest in this particular phase, it is a 4-cornered contest. How do you look at the West Bengal election? Well, West Bengal is absolutely crucial to the plans of the BJP in trying to form a government in the centre the next time around. And its performance in West Bengal is going to be absolutely central to its capacity to form a government in the next round. So West Bengal is violence, election violence we have noticed that election violence has virtually ebbed. You hardly hear of any election violence in UP, where election violence used to be endemic, or places like Assam, where also it used to be a big problem, and other places. But unfortunately, election violence in West Bengal, particularly against the opposition in the state, especially the BJP, that violence has not ebbed at all. There have been repeated instances of BJP workers being hacked to their death, BJP voters not being allowed to cast their vote, and the Election Commission has taken special note of this and has posted people there. It's very regrettable that that these kind of fetters are being put. It's wrong, and I think the state government must wake up to this fact and must enable people to cast their vote in very large numbers. And of course, one of the key candidates in this phase is Pranab Mukherjee's son, who is also in the fray in this. Jangipur was his area. That's where the president. This is the constituency that the president represented when he was finance minister and in the UPA government. Yes, indeed. अब पश्चिम बंगाल के बाद बात करेंगे ओडिशा की, जहां लोकसभा की 6 और विधानसभा की 42 सीटों के लिए तीसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। ओडिशा की 6 सीटों के लिए 61 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजू जनता दल की ओडिशा में सरकार है और एक बार फिर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने भी राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया है। And voting is also underway for the third and final phase of polling in 4 Lok Sabha seats of Assam as well. Polling is being held in Kokrajhar, in Dhubri, in Barpeta and in Guwahati constituencies to decide the fate of 54 candidates, including 9 women. Over 7.4 lakh voters are eligible to cast their votes here, including a total of 36 lakh females and 157 voters belonging to the third gender as well. 9.57 polling stations have been set up across the state. And also,
Deferred voting to the Tripura East Lok Sabha constituencies also taking place today. The Election Commission has made unprecedented security arrangements here, including the deployment of over 9,300 troopers for the deferred voting. The polling is taking place today after the election here was deferred by the Election Commission. Tripura, remember, has two Lok Sabha constituencies. Polling in the Tripura West seat was held on 11th of April. And talking about the key contestants as far as Tripura is concerned, there are 10 contestants, including 2 women in the Tripura East seat. But of course, the main contenders are the CPIM sitting MP Jitendra Chaudhary, BJP's Revati Tripura, and Maharaj Kumari Pragya Dev Burman of the Congress. Since 1952, the left parties have won the East Tripura seat 12 times and the Congress has won it 4 times. Tripura has traditionally witnessed a direct contest, but for the first time it will see a multi-cornered battle as the BJP has emerged as a potent political force after the 2018 assembly polls. Aditi, we were talking about the violence in West Bengal, and another state that of course saw violence was Tripura, and that is the reason the Tripura East voting was deferred. But Election Commission making sure it has deployed more than 9,000 central police forces in the state to make sure that the election here is conducted successfully. Speaking about the contest here, the BJP again in this state is trying to make inroads here. Earlier we used to see direct contest, but this time BJP trying to make inroads. Yes, indeed, and Tripura is a great laboratory for the BJP because the left is on the run from there. Unfortunately, violence continues to be an endemic part of elections in Tripura, and I'm pretty sure that this time at least, having postponed the election once, the Election Commission will make sure that it doesn't happen a second time. और उड़ीसा भी अहम है क्योंकि वहाँ पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। अदिति, हम जानते हैं बीजेपी पूरी कोशिश में है कि वो ओडिशा में सेंध लगाए और अपना प्रदर्शन काफ़ी बेहतर करे। वही बीजू जनता दल को पूरी उम्मीद है कि वो अपनी जो सत्ता है वो बरकरार रखेगी और बीजेपी के संबित पात्रा पर भी यहाँ सबकी नजरें हैं। क्या कहेंगे उड़ीसा के बारे में? देखिए, उड़ीसा से बीजेपी पिछली बार लोकसभा में 21 सीटों में से 20 बीजेडी को गई थी। इस बार बीजेपी ने अपने लिए एक चुनौती रखी है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों से एक बढ़िया प्रदर्शन करने का निश्चय किया है। तो मेरे ख्याल से उड़ीसा में अगर सुनने में ये आ रहा है कि बीजेपी 21 में से 10 तक जीत सकती है, और अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या प्रदर्शन हुआ है, और आज की पोलिंग इसीलिए बहुत महत्व रखती है। And Aditi, speaking about Assam, of course, so we mentioned Assam, of course. So Assam, the BJP and its allies facing a test because last time the BJP had won 7 seats here. Now it is looking to win 12 to 14 seats, but the Citizenship Amendment Bill, of course, was passed, and that has also become a key election issue. There are two big election issues here. One is the National Register for Citizens, which makes it imperative for all citizens, all people who are registered up to a certain cutoff date to become citizens, and a question mark remains on the others. The other is the Citizenship Bill, which is that those who are coming who are of a particular community can be given citizenship up to a certain cutoff date. Both these issues are very germane to the entire northeastern region, but specifically to Assam. And there are lots of contradictions here because for the Assamese, the threat is not so much from infiltrators, that is religious infiltrators, people who are from the minorities, yes, as much as from the people who are coming from Bengal. Right. And the objectives of the two legislations are at odds with each other.
Right. So it's a very interesting situation, and we have to see now how it plays out. Right. So how it plays out, we have to wait and watch. But all the best visual, I think, that we saw early in the morning was Prime Minister Narendra Modi casting his vote in Ahmedabad. Today, Ravindra Singh Shoran is joining us from Ahmedabad. Ravindra, what are the updates that you can tell us? Yes, Ashwarya, the voting process is on here for the last three hours. Voting percentage is around 15% vote has already been polled. The reports we have received from different part of the state by now, and there is no untoward incident has been reported so far. So voting is underway peacefully in all the 26th constituencies and 4 assembly constituencies of Gujarat. Prime Minister Narendra Modi, the BJP President Amit Shah, they have already casted their vote. You have seen the time when Prime Minister casted his vote, and also after casting his vote when he was on his way back to the airport. At that time there was a road show. People, it was impromptu. People, it was not a scheduled road show. The people, they keep coming from different part of the city and gathered there to just have a glance of the Prime Minister. And now some of the political leaders of the Congress party, they are raising issue about that this is a violation of model code of conduct. But this is what we have seen. It happened in the past as well. In 2017, the same thing has happened. Also in all the different parts, the election process is going on. People who are coming here to vote, in fact, we reached there at 6:30. The first voter who came here, he arrived at 6:30 and he casted his vote at 7 o'clock, and he had to go to catch a flight to US. See how the people are now getting aware for their right of franchisee. They are also the Election Commission has aggressively campaigned to aware the voters. With the election campaign, the private institutions, they are also offering some help to the voters, to their employees, the professional organizations, the private institutions. The employees, they can go. Some of the organizations, they have given leaves to the employees, so that everybody is contributing and to maximize the voting percentage. In the last 2014 election, BJP could manage to win all this 26 seats from here. So stakes are very high for the BJP, and Congress party in 2017 managed to win many Vidhan Sabha seats, that is maximum in the last 2 decades for the Congress party. And Congress party, the cadre of the Congress party is quite sanguine that this time they will be able to manage some of the seats. BJP is equally confident that they will repeat the success of 2014. Right, of course, People the are BJP coming very here. confident Voters of winning are all the quite 26 seats excited. like it had won in 2014. Our colleague Navikram Singh is joining us from Mainpuri in Uttar Pradesh. Navikram, what is the update that you can give us from Mainpuri? Of course, आपने मैनपुरी में जिस तरह का मुकाबला है उसको आपने अच्छे से समझाया था. अभी बताइए कि किस तरह का माहौल है वहाँ, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिरोजाबाद में जो कॉन्टेस्ट है उस पर भी अगर आप बात करें तो. ऐश्वर्या, मैनपुरी में करीब 9 बजे के बाद का जो आंकड़ा आया है वो पूरी 10 सीटों पर करीब 10% से ज़्यादा मतदान हो चुका है. सबसे कम फिरोज़ाबाद में 8% हुआ है, सबसे ज़्यादा बदायूं में करीब 11% हुआ है. और अगर यहाँ मुकाबले की बात करें ऐश्वर्या, तो यहाँ मुकाबला फिरोज़ाबाद में बेहद दिलचस्प है. मैनपुरी में अगर इन 10 सीटों पर सबकी निगाहें लगी हैं, क्योंकि ये 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार 2014 में समाजवादी पार्टी ने अपनी 5 में से 3 सीटें जीती थी. तो समाजवादी पार्टी का ये पूरा इलाका गढ़ है. या इसके अगले चरण में भी अगर इटावा के आसपास की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी की जमीन मानी जाती है. लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला इसलिए दिलचस्प है. सभी चरणों के मुकाबलों की बात करें नविक्रम, तो ये जो चरण है जाहिर तौर पर उन सभी से ज्यादा रोचक है. यहाँ देखना होगा, जैसे हमारे तमाम मेहमान भी कहते आए हैं, गणित किस तरह से काम करता है, साथ ही जो केमिस्ट्री है गठबंधन की वो किस तरह से दिखाई देती है. तमाम जो अपडेट आपने फिलहाल हम तक पहुंचाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. करीब करीब 3 घंटे होने वाले हैं वोटिंग को शुरू हुए, और अब जो वोटिंग परसेंटेज है
वो भी हमारे सामने धीरे धीरे अब आने शुरू हो गए हैं। वहीं तीसरे चरण के बाद अब जो चौथा चरण है उसके लिए अब प्रचार धीरे धीरे काफी तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे और प्रधानमंत्री आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जनसभाएं करेंगे। पहले ओडिशा के केंद्रपाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे और वहां वो बीजेपी उम्मीदवार बैजयंत पांडा के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रपाड़ा सीट पर बैजयंत पांडा का मुकाबला अनुभव मोहंती से है। इसके बाद प्रधानमंत्री बालासोर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा में मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। वहीं ओडिशा के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जनसभा करेंगे। वो आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बाबुल सुप्रियो का मुकाबला टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन से है। साथ ही पश्चिम बंगाल के 8 सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें कृष्णानगर, बहरामपुर, वर्धमान पूर्व, राणाघाट, आसनसोल, वर्धमान दुर्गापुर, बीरभूम, बोलपुर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वो जबलपुर जिले के सिहोरा और शहडोल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शहडोल से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रमिला सिंह है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से आई हिमाद्री सिंह को अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया है। विवेक तनखा जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उनके सामने वर्तमान सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान में 6 लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों में शहडोल, जबलपुर के अलावा छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और सीधी सीटें शामिल हैं। सोनिया गांधी आज रायबरेली में और प्रियंका गांधी अमेठी में प्रचार करती नजर आएंगी। रायबरेली में सोनिया गांधी का मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह से है, जो कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं अमेठी में राहुल गांधी का मुकाबला स्मृति ईरानी से है। बीएसपी प्रमुख मायावती आज हरदोई में चुनाव प्रचार करेंगी। दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी ने मनोज तिवारी को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर मैदान में उतारा है। सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 12 मई को दिल्ली में मतदान होना है। कांग्रेस ने दक्षिण दिल्ली से बॉक्सर विजेंदर सिंह को मैदान में उतारा है। विजेंदर सिंह का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से होगा। वहीं बीजेपी ने गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली और मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली से टिकट दिया है। पूर्वी दिल्ली सीट पर गौतम गंभीर का सामना कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी के आतिशी मारलेना से होगा। नई दिल्ली सीट पर मीनाक्षी लेखी का मुकाबला कांग्रेस के अजय माकन और आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल से होगा। इस बीच आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के चुनाव प्रचार करने, इंटरव्यू देने या किसी भी तरह की चुनावी गतिविधि करने पर 72 घंटे का बैन लगा दिया है। ये बैन आज सुबह 10 बजे से प्रभावी हो जाएगा। सिद्धू पर चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर बयानबाजी करने का आरोप है, जिसका संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। कुछ और अहम खबरों की बात करें तो श्रीलंका से खबर, जहां राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने आधी रात से पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति नियुक्त की है, जिसे 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। श्रीलंका सरकार ने सीरियल ब्लास्ट के लिए स्थानीय इस्लामी चरमपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमात को जिम्मेदार ठहराया है। हमले में 7 आत्मघाती हमलावरों के शामिल होने की बात सामने आई है। ईस्टर संडे पर 8 सिलसिलेवार धमाकों ने श्रीलंका को दहला कर रख दिया। धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 310 हो गई है और मरने वालों में 8 भारतीय भी शामिल हैं।
और बात करें खेलों की तो एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। गोमती मारिमुथु ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं तेजिंदर पाल सिंह ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सरिताबेन गायकवाड़ और जाबिर एमपी ने 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया है। शिवपाल सिंह ने भाला फेंक स्पर्धा में 86.23 मीटर का थ्रो फेंककर भारत के लिए रजत पदक हासिल किया। वहीं भारत के कविंदर सिंह बिष्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कविंदर सिंह ने 56 किलोग्राम वर्ग में, अमित पंघल ने 52 किलोग्राम वर्ग में, दीपक ने 49 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में अब जगह बना ली है। महिला वर्ग में सोनिया चहल ने 57 किलोग्राम भार वर्ग की में अंतिम 4 में जगह बना ली है। And with that, we wrap up with this special RSTV's coverage of all the election news and the other news that we got for you. Of course, we would like to thank all our reporters who joined us from the field. Navikram Singh joined us from Manpuri, Rajat, our colleague, joined us from Thiruvananthapuram, and Ravindra Singh Shoran joined us from Gujarat, and Akhilesh Suman, of course, joined us from Madhepura. We'd also like to thank our special guest in the studio, Aditi Farnis, who joined us and shared her perspective on those entire election-related news. And of course, we'll keep getting you all the updates on the third and the largest phase of the Lok Sabha election, 117 seats across 13 states and 2 union territories. Of course, our voting today will get you all the updates in the subsequent bulletins as well. But that is the wrap on this special RSTV's coverage. Thanks so much for watching. नमस्कार।